नमस्ते। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम अनुजा है और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी हमारे इन्वेस्टर वेबिनार में। 2025 का सबसे पहला इन्वेस्टर वेबिनार है जिसका नाम है 2025 में वेल्थ कैसे बनाएं, एक्सपर्ट टिप्स फॉर इन्वेस्टर्स। तो इस वेबिनार में आप सीखेंगे कि आप छोटी बचत को बड़ी वेल्थ में कैसे बदल सकते हैं और प्रूवन इन्वेस्टमेंट टिप्स जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को और स्मार्ट बनाएंगे। और ये नया साल आपके लिए काफी इफेक्टिव और काफी सफल होगा, आपको आपके गोल्स तक ले जाएगा। तो आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट स्पीकर है मिस्टर कृष्ण शर्मा, जिनके पास 30 साल का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और उन्होंने अब तक 3,400 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा वेबिनार आज का हिंदी में होगा और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप बेझिझक उन्हें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि सारे क्वेश्चंस शर्मा जी तक पहुंचे और आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो। And without any further delay, I would like to request Krishan ji to take over and start today's session. थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा जी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे इस बात की खुशी हुई अनुजा जी कि आपने पहला इन्वेस्टर मीट करने का मौका मुझे दिया और मुझे निमंत्रित किया। इसके लिए आपका हार्दिक आभार। और जो विषय आपने कहा है कि 2025 में धन का निर्माण कैसे करें, वेल्थ कैसे बनाएं, तो मैं ये कहना चाहता हूं किसी एक वर्ष से धन नहीं बनेगा। धन तो कम से कम 15 वर्षों के योग से बनेगा। राइट। हाँ। इन आने वाले 15 वर्षों में हर वर्ष धन बनेगा ऐसा भी निश्चित नहीं है। कोई साल ऐसे भी होंगे जब आपको लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, थम गए हैं। कोई साल ऐसा भी होगा कि आपको आगे ऐसा लगेगा थम नहीं गए हैं, पीछे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 15 वर्षों तक रहते हैं, 15-18 वर्षों तक रहते हैं, तो आप एक चीज को प्राप्त करते हैं जिसको कंपाउंडिंग कहते हैं, जो हमने पिछली बार विस्तार से बात किया था। और जब कंपाउंडिंग सेट होती है तब उस धन का निर्माण होता है जिसको आप अक्षय पात्र कहते हैं। और जब आप अक्षय पात्र का निर्माण करते हैं तब आपको मोक्ष मिलता है इस बात से कि आपके मन में धन की चिंता नहीं रहती है। आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं और पैसा आपके लिए काम करता है। यकीन मानिए दोस्तों, जब पैसा आपके जीवन में आपके लिए काम करने लगता है वही परमानंद का समय होता है और वहीं से असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि तब आप जीवन में वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है अनुजा जी, मैं मनोवैज्ञानिकों से पूछता हूं ऐसी कौन सी बात है जो हमें शाश्वत या कभी खत्म नहीं होने वाला आनंद देती है। मनोवैज्ञानिक हमेशा मुझे एक बात समझाता है कि पैसा नहीं होगा, जीवन कष्टों से भरा होगा। पैसा नहीं होगा, जीवन दुखों से भरा होगा। लेकिन अगर आज़ादी नहीं होगी तो खुशियां नहीं होंगी। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं दोस्तों, तो आज़ाद रहना ज़रूरी है। और आज़ाद रहने के लिए आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, पैसे को आपके लिए काम करना है। और एसेट प्लस इसी सार्थक परिश्रम के साथ आपके सामने आता है, बार बार आपसे बात करता है, बार बार आपके लिए वीडियोस लेके आता है, प्रोग्राम्स लेके आता है कि हम धन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। अनुजा जी, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। जो विषय मैं आपसे बात कर रहा हूं ये विषय विज्ञान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यह तय नहीं किया जा सकता कि सही क्या और गलत क्या है। ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। ये बहस का मुद्दा यहाँ पर यह होता है कि उपयुक्त क्या है और अप्रोप्रिएट क्या है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे। भाषण देने के लिए मैं नहीं हूँ, प्रवचन देने के लिए नहीं हूँ। आप मुझे कहीं पर भी रोक सकती हैं। हमारे जितने भी साथी हमारे साथ में हैं, अगर उनके सवाल आपके सामने आते हैं, उनके विचार या पर्सपेक्टिव्स आपके सामने आते हैं, तो उन पे हम बात कर सकते हैं। जी तो जरूर। हम अपनी बात शुरू करते हैं। 2025 कोई बहुत अच्छी खबर लेके नहीं आया है। 2025 हमारे सभी के पेशानी पे चिंता की लकीरें लेके आया है, क्योंकि 20 तारीख को एक घटना घटने वाली है और वो है अमेरिका के अंदर नए राष्ट्रपति आने वाले हैं। ये जो नए राष्ट्रपति होंगे, ये इस वक्त जो बयान दे रहे हैं, इस वक्त जो बातें कह रहे हैं, वो एक अद्भुत तरीके से हमें एक चिंता में डालती है। और वो क्या है अनुजा जी, देखिए, वेल्थ का एक नियम है, इसको हमें समझना बेहद जरूरी है। हमारे शास्त्रों में एक जिक्र है जिसको कहा जाता है परस्पर ग्रहो जीवा नाम।
अगर आप इस जीवन में आए हैं तो आप परस्पर सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं, परस्पर उपकार से ही आगे बढ़ सकते हैं। आप कभी अकेले जीवन नहीं बिताते हैं, आप हमेशा किसी दूसरे के साथ सौदा करते हैं, साझा जीवन बिताते हैं। इसलिए बड़ी खूबसूरत व्यवस्था हिंदुस्तान में है कि जब आप ईश्वर के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में जाते हैं, वो ईश्वर जिन्होंने आपको बनाया है, जिनमें आपकी गहरी आस्था है, उन्हीं ईश्वर ने आपको जीवन प्रदान किया है, उन्हीं ईश्वर ने आपको सब कुछ प्रदान किया है। पर जब आप मंदिर में उनका दर्शन करने जाते हैं अनुजा जी, तो आपने गौर किया होगा, आप पहले उनको नैवेद्य प्रदान करते हैं और फिर प्रसाद की कामना करते हैं। अब बाहर की दुकान से आप जोत खरीदते हैं, अगरबत्ती खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं, गुड़ खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, और वो जाके आप ईश्वर को अर्पित करते हैं और फिर आप अपनी प्रार्थना करके प्रसाद की कामना करते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है। जब तक एक्सचेंज नहीं होता है ना, तब तक धन का निर्माण नहीं होता है, तब तक कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, और तब तक इच्छाएं पूरी नहीं होती है। और यही चिंता का विषय है जब ट्रंप ये कहते हैं कि मैं कुछ देश हैं जिनके ऊपर 50 से 100% का मैं टैरिफ लगा दूंगा, और बाकी सब मुल्कों के ऊपर मैं 100 से 20% तक का टैरिफ लगा दूंगा। जो लोग अमेरिका के नहीं हैं उनको अमेरिका से बाहर निकाल दूंगा, जो अमेरिका में आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा आना उन्हीं के लिए संभव हो पाएगा जो हम पसंद करेंगे, जो टैलेंटेड है। मैं कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बना लूंगा, मैं पनामा नहर को वापस अमेरिका के स्वामित्व में लेके आऊंगा, मैं ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा। जब इस तरह की बातें होती हैं तो आप समझिए कि दुनिया के अंदर सहयोग की भावना कम होने लगती है, और इसको हम डी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगर दो राष्ट्रों के बीच के अंदर, कहीं पर भी दुनिया में दो राष्ट्रों के बीच में सहयोग की इच्छा कम होती है, सहयोग का वातावरण निर्मित नहीं होता है, तो दुनिया में ट्रेड कम होने लगता है। और जब दुनिया में ट्रेड कम होने लगता है तो जीडीपी ग्रोथ रेट को, ट्रेड ग्रोथ रेट पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो 2025 की शुरुआत हम एक ऐसे संशय से कर रहे हैं कि जो ट्रम्प कह रहे हैं क्या वाकई में वो करेंगे, राइट। बहुत से लोगों का मानना है कि कहना अलग होता है और करना अलग होता है। जब वो 20 तारीख को गद्दी पर बैठेंगे तो वो दूसरे ट्रंप होंगे, तब वास्तविकता उनके सामने होगी, फैक्चुअल स्थिति उनके सामने होगी, तब वो करेंगे जो कि जिसमें सबका भला है। अभी जो आप करते हैं वो इमोशनल बातें होती हैं ताकि आप चुनाव जीत सकें, और चुनाव जीत के आप सरकार बना सकें। तो हमें देखना होगा, हमें 20 तारीख तक का इंतजार करना होगा कि ट्रंप जो कह रहे हैं क्या वही करने वाले भी हैं। अनुजा जी, आपने गौर किया होगा कि जब से ट्रंप आए हैं डॉलर मजबूत होने लगा है। वो डॉलर जो 100 के आसपास चला गया था वो 109 होने लगा है। आपने ये भी गौर किया होगा कि अमेरिका के अंदर वहां की फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को कम किया है, पर ब्याज दरों को कम करने के बाद भी वहां बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। मैं आपको इनके बारे में दिखाऊंगा, मैं चार्ट्स आपको दिखाऊंगा। ये जो दुनिया में परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन क्या प्रभाव लाएगा, इस पे हमें बात करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे धन निर्माण के रास्ते में क्या रुकावटें हैं, हमारे धन निर्माण के रास्ते में क्या बाधाएं आ सकती हैं, और हमें कहाँ से सहयोग मिल सकता है, और कहाँ वातावरण हमारे हक में हो सकता है, जिसको अंग्रेजी में आप टेलविंड्स कहते हैं। हम हेडविंड्स का सामना करेंगे, हम टेलविंड्स का सामना करेंगे। इसकी समालोचना करना या इसका इसका एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं केवल हिंदुस्तान की बात अनुजा जी नहीं करूंगा, मैं थोड़ी बहुत दुनिया की भी बात करूंगा। मैं दुनिया में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी भी बात करूंगा, दुनिया क्या अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं उनकी भी बात करूंगा, और एक समग्र दृष्टि से एक होलिस्टिक व्यू में हम देखेंगे कि इस वक्त 2025 में हमें अपना इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मैं एक प्रेजेंटेशन को शेयर करना चाहता हूं। मुझे आप थोड़ा बताएं कि ये प्रेजेंटेशन नजर आने लगा है आपको कि नहीं, या इज इट हाँ, विजिबल? दिख रहा है, इट इज विजिबल, यस। चलिए मैं इसको स्लाइड शो में डाल देता हूं। क्या बात है, स्लाइड शो क्यों नहीं हो रहा है? यस, हो गया। ठीक है। सो वेल्थ कैसे बनेगी, या वेल्थ कैसे हम बनाएंगे, हमारे वेल्थ बनाने का रास्ता कैसा होगा, रुकावटें क्या होंगी, हमें हेडविंड्स और टेलविंड्स क्या सामना करना होगा, इन सब पे हम बात करेंगे दोस्तों। और आप मुझे कहीं पर भी रोक सकते हैं, अगर कोई बात हमें समझनी है तो विस्तार से हम उस पर भी बात कर सकते हैं। पहले आप एक बुनियादी बात करते हैं, और बुनियादी बात ये करते हैं हाँ कि जी, वेल्थ सॉरी टू कहाँ, अगर आप इंटरप्ट यू। वेल्थ बनाना चाहते हैं तो कहाँ ज्यादा वेल्थ बनती है।
आपने जो निवेश किया है वो निवेश आप इक्विटीज में कर सकते हैं, वो निवेश आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, वो निवेश आप बिलियन में कर सकते हैं जिसको आप सोना और चांदी कहते हैं, वो निवेश आप फॉरेन करेंसीज में कर सकते हैं, वो निवेश आप आर्ट में कर सकते हैं, वो निवेश आप बॉन्ड में कर सकते हैं। ये तमाम स्थान है जहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। पर किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी राष्ट्र में चले जाइए, किसी भी कालखंड में चले जाइए, एनी पीरियड में चले जाइए, लॉन्ग टर्म में सर्वाधिक पैसा बनता है इक्विटीज के द्वारा। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन तभी होता है जब बिजनेस होता है। एक आदमी है, चौराहे पे खड़ा होता है, पानी लेके आता है, गैस की टंकी लेके आता है, चाय पत्ती लेके आता है, शक्कर लेके आता है, दूध लेके आता है, सबको मिलाता है, स्टोव पे गर्म करता है, चाय बना के आपको वितरित करता है और 20 रुपए में चाय बेचता है। ये सारी सामग्री लाने में उसको 10 रुपए लगे हैं, उसने 10 रुपए की वैल्यू एडिशन की है। दुनिया में वैल्यू एडिशन जब होती है तभी धन का निर्माण होता है दोस्तों। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, वैल्यू एडिशन केवल बिजनेस करता है और कोई नहीं करता है। रियल एस्टेट कभी वैल्यू एडिशन नहीं करता है, वो वैल्यू एडिशन में फैक्टर होता है। प्रमाण दे सकता हूं आपको। मैंने जब 1993 में काम करना शुरू किया तो मैं मुंबई गया था दोस्तों। उस वक्त मुंबई में सबसे महंगी जगह नरीमन पॉइंट हुआ करती थी। पर अगर 93 में किसी ने नरीमन पॉइंट में अपना ऑफिस का स्पेस खरीद लिया तो आज वो फायदे में नहीं है, नुकसान में है। क्योंकि अब नरीमन पॉइंट में ऑफिस नहीं खुलते हैं। जो नरीमन पॉइंट के ऑफिस हैं वो स्थानांतरित होकर, ट्रांसफर होकर बीकेसी में चले गए हैं। जो जो मुंबई की सबसे महंगी जगह थी उसने आपको रिटर्न नहीं दिया है। जमीन में रिटर्न होता तो जमीन हमेशा रिटर्न देती रहती। नरीमन पॉइंट की जमीन आपको रिटर्न क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि वहां से बिजनेस निकल के बीकेसी में चला गया है। तो अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं अनुजा जी, जो आपने मुझे कहा है कि वेल्थ पे बात करूं, अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो प्रीडोमिनेंटली आपको इक्विटीज को देखना होगा, अच्छे बिजनेस का मालिक बनना होगा। और अच्छी बात यह है कि इक्विटीज अच्छी अच्छे बिजनेसेस बाजार में लिस्ट होते हैं और आप उनके मालिक आसानी से बन सकते हैं। अब जब आप इक्विटी शेयर जो बाजार में लिस्ट है उसकी कीमत कैसे तय होती है, किस तरह से उसके भाव तय होते हैं, जिसको आप वैल्यूएशन कहते हैं, ये कैसे तय होता है, तो ध्यान से अब इस बात को समझते हैं। छोटी बात है लेकिन बहुत महीन बात है। ध्यान से दोस्तों समझेंगे, ये बात समझ में आएगी तभी बाजार का हमें हमें बाजार की वो मर्म समझ में आएगा कि बाजार उतार चढ़ाव क्यों लेके आता है और बाजार में हमें क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है। मान शर्मा लीजिए जी, आपके आई या एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका स्लाइड शो नहीं दिख रहा है। स्लाइड शो नहीं दिख रहा है। जी। ओ, आपको मैं वापस प्रेजेंट करना पड़ेगा। वापस मैं करता हूं। लेट मी सी। देखिए मैं शेयर कर रहा हूं, है ना? जी। आपका फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा था, मतलब अभी अभी दिख रहा है, अभी अभी ठीक है। जी। ठीक है। हाँ यस। हाँ। तो दोस्तों कल्पना करते हैं कि आपने 100 रुपये बचा लिए हैं और आप 100 रुपये निवेश करना चाहते हैं और आपने तय किया है कि आप बैंक में निवेश करेंगे। और जब आप बैंक में निवेश करने के लिए जाते हैं और आप कहते हैं बैंक को कि मैं आपके पास में पैसा अपना जमा कराना चाहता हूं, बैंक कहता है कि अगर आप साल भर हमारे पास पैसा जमा कराएंगे तो 100 रुपये पे हम आपको 5 रुपये का ब्याज देंगे। अब ये 5 रुपये का ब्याज आपको कब मिलेगा? पहला, आप 1 वर्ष तक बैंक में रुके रहेंगे, आपको समय देना होगा। दूसरा, पहले ही दिन आपको बैंक में 100 रुपये जमा कराने होंगे। बैंक में 100 रुपये जमा कराने के बाद 1 साल के बाद आपको 5 रुपये दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपकी कमाई जो 5 रुपये हुई है उसके लिए आपने 1 साल का समय अदा किया है और उसके लिए आपने 100 रुपये अदा किए हैं। दूसरे शब्दों में, 5 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए कीमत अदा करनी पड़ रही है। ये 100 रुपए प्राइस है और 5 रुपए आपकी अर्निंग्स है। बस बाजार इसी से समझा जाता है। बाजार में किसी भी दिन शेयर की प्राइस कैसे तय होती है? वो शेयर जिस कंपनी का शेयर है उस कंपनी की अर्निंग्स कितनी है, मतलब वो कंपनी मुनाफा कितना कमाती है। तो मान लीजिए कोई कंपनी 5 रुपए मुनाफा कमाती है और अगर आप उस कंपनी को 100 रुपए का भाव दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो वैल्यूएशन दे रहे हैं वो कितना है? 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20। वापिस लौट के जाता हूं बैंक के एग्जाम्पल में। बैंक को आपने 100 रुपए कीमत अदा की, 5 रुपए आपने पैसा कमाया, तो वैल्यूएशन क्या हो गई?
1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया देना पड़ा, 100 रुपये डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। अगर बैंक मान लीजिए आपकी अर्निंग्स 5 रुपए से बढ़ा के 10 रुपए कर देता है, अब क्या होगा? अब 10 रुपए देके आप 1 रुपया कमा रहे हैं, तो आपका पी वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10। तो आपने क्या देखा? जब पी वैल्यूएशन कम होता है तो इसका मतलब यह है कि आप कीमत कम अदा कर रहे हैं। पी वैल्यूएशन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आप कीमत ज्यादा अदा कर रहे हैं। तो किसी भी दिन शेयर प्राइस कैसे तय होती है? शेयर की कंपनी का मुनाफा क्या है? मान लीजिए कंपनी का मुनाफा 10 रुपया है। अब इस 10 रुपए का भाव क्या देंगे? अगर आप 100 रुपए का भाव देते हैं तो पी वैल्यूएशन 10 है। अगर ये 10 रुपए कमाने के लिए आप 200 रुपए का भाव देते हैं तो पी वैल्यूएशन 20 है। अगर ये 10 रुपए कमाने के लिए आप 300 रुपए का भाव देते हैं तो पी वैल्यूएशन 15 है। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि आपके शेयर का प्राइस निर्भर करता है, फैक्ट फैक्ट मतलब अर्निंग क्या है और आपका सेंटिमेंट क्या है। जब आप अर्निंग कमाने के लिए कम पैसा देना चाहते हैं तो आपका सेंटिमेंट खराब होता है, आपका मूड अच्छा नहीं है, नहीं ये बहुत महंगा शेयर है, मैं इतना महंगा शेयर नहीं खरीद सकता, इसके मैं इतने ही भाव दूंगा। इसका मतलब है कि आपका मूड कमजोर है, आपका सेंटिमेंट कमजोर है। सो व्हाट इज मार्केट रिटर्न? मार्केट रिटर्न इज नथिंग बट अर्निंग ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाई बाई सेंटिमेंट टुवर्ड्स द कंपनी। अब ये अर्निंग्स तो 3 महीने में एक बार बदलती है, पर आपके जो सेंटिमेंट है ये हर दिन बदलते हैं। आपके सेंटिमेंट को, आपके इमोशन को, आपके मूड को कौन प्रभावित करता है? खबरें तय करती हैं कि खबरें क्या आ रही है, और खबरों से आप अंदाज लगाते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। अंदाज लगाते हैं, क्योंकि आप अंदाज लगाते हैं आने वाला समय कैसा होगा, इसको स्पेक्यूलेशन कहते हैं। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट रिटर्न? इन्वेस्टमेंट व्हाट इज मार्केट रिटर्न? मार्केट रिटर्न इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जो कि कंपनी की ग्रोथ है, कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर की ग्रोथ है, प्लस आपके सेंटिमेंट का उतार चढ़ाव है। राइट? अब ये सेंटिमेंट कैसे प्रभावित होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो सेंटिमेंट है वो इस बात से प्रभावित होता है कि सरकार खर्चा कैसा कर रही है, आरबीआई ने ब्याज दरें कैसे रखी हैं, महंगाई कितनी है, दुनिया से खबरें कितने आ रही हैं। ये आपके मूड को प्रभावित करता है। कंपनी के मुनाफे को कौन प्रभावित करता है? कंपनी के मुनाफे को प्रभावित करता है कि जीडीपी में ग्रोथ कैसी है, लोग खर्च कितना कर रहे हैं, क्या लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं या लोग कम खर्च कर रहे हैं। तो इन दोनों ही बातों पे अनुजा जी हम बात करेंगे कि जीडीपी में क्या हो रहा है और हमारे मूड में क्या हो रहा है, हमारे सेंटिमेंट में क्या हो रहा है, महंगाई में क्या हो रहा है, और दुनिया से खबरें क्या आ रही हैं। तो हम सेंटिमेंट पे भी बात करेंगे और हम अर्निंग्स पे भी बात करेंगे। पहले मैं बुरी खबर से बात शुरू करता हूं। बुरी खबर यह आ रही है कि कंपनियों की अर्निंग्स जो बढ़ रही थी पिछले 4 सालों से, पिछले 3 महीनों से उसके बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। तो अगर आप पहले 15% से कंपनी का मुनाफा हर साल बढ़ रहा था, पिछले महीने हमने ये देखा ये 8% से बढ़ा है। सवाल ये उठता है कि कंपनी के मुनाफे जो कोविड के बाद पिछले 4 साल से लगातार 15-18% से बढ़ रहे थे, यकायक ऐसा क्या हुआ कि उनके मुनाफे कम बढ़ने लगे हैं? तो जो अर्निंग ग्रोथ रेट की चिंता है उस पे हम बात करेंगे। ट्रंप वाली मैंने आपसे बात की जो हमारा सेंटीमेंट बिगाड़ सकता है, उस पे हम बात करेंगे। और हम तीसरी बात करेंगे वो क्या चीज है जिसके बदलने से बाजार का माहौल बदलेगा, और क्या माहौल बदलने से पहले बाजार में और ज्यादा चिंता पसरेगी, वो भी हम बात समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी पेचीदा बात होती है। आप मुझे अगर कहीं रोकना चाहते हैं दोस्तों, जरूर मैसेज कीजिएगा। अनुजा जी हमारे साथ में है, वो आपका मैसेज देख सकती हैं, आपका कमेंट देख सकती है, और उस बात पे हम दोबारा विस्तार पे बात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब ध्यान से समझते हैं, पहली बात समझते हैं जिस पे रोजाना टीवी में बात होती है, रोजाना अखबारों में बात होती है। विदेशी हमारे देश में क्यों शेयर्स बेच रहा है, विदेशी होल्डिंग एफआईआईज क्यों जा रहे हैं, एफपीआईज क्यों जा रहे हैं। दोस्तों मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जानता हूं कि हम सब भारतीय हैं। हर देश का नागरिक अपने देश से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। पाकिस्तान जैसी जगह में भी अगर आप जाएंगे जहाँ की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, वहाँ की इकोनॉमी में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने ही देश में पैसा जमा करते हैं। वो इंडिया आके पैसा जमा नहीं करते हैं, वो अमेरिका जाके पैसा जमा नहीं करते हैं। हर देश के नागरिक अपना इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने ही देश में करते हैं। इसको हम साइकोलॉजी में होम बायर्स कहते हैं, होम बायर्स।
हर देश में ऐसा ही होता है, क्योंकि हमें दूसरे देश में जाने से डर लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम दूसरे देश के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। तीसरी चीज, करेंसीज के बीच में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप कहेंगे कि तुम्हें विदेश में निवेश करना है, वो थोड़ा घबराएगा। ऐसे में अमेरिकन और यूरोपियन हमारे देश में आके निवेश करते हैं, ये बड़ा हिम्मत का काम है, ये आसान काम नहीं है। और अमेरिकन ये भी जानता है कि हर साल पिछले 50 सालों से रुपया कमजोर हो रहा है। वो ये जानता है कि रुपया कमजोर हो रहा है, उसके बाद भी आपके देश में आके निवेश करता है। तो बताइए उसके लिए कितनी हिम्मत वाली बात है। और एक अमेरिका के नागरिक में यह भी भाव है कि अमेरिका हिंदुस्तान के मुकाबले ज्यादा मजबूत देश है। वो ये मानता है कि अमेरिका की इकोनॉमी ज्यादा मजबूत है, मेरा देश ज्यादा मजबूत है, उसके बाद भी वो हिंदुस्तान में आके निवेश करता है। आप अपने आप से सवाल पूछिए, आप में से कितने लोग हैं जो अपने से कमजोर देश में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? आप नहीं करते होंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हमें समझनी है कि जब विदेशी किसी देश में निवेश करने के लिए आता है तो उसकी मनोदशा क्या होती है। तो ऐसी क्या चीज है जो उसको आकर्षित करती है कि मैं हिंदुस्तान में आके निवेश करूं? वो एक ही चीज है, कहीं ना कहीं वो ये मानता है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है वो दुनिया में सर्वाधिक है। हिंदुस्तान के अंदर ग्रोथ होने की जो संभावनाएं हैं वो सर्वाधिक है। हिंदुस्तान की जो जीडीपी है स्ट्रक्चरली बहुत मजबूत है। हिंदुस्तान आने वाले समय का ग्रोथ इंजन है और मुझे यह मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात उसको ताकत देती है, यकीन देती है, और वो हिंदुस्तान में आके निवेश करता है। पर दोस्तों, दुर्भाग्य से पिछले 2 सालों में क्या हुआ है, ये तस्वीर आपके सामने है। ये एमएससीआई का चार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये चार्ट ये कहता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल पहले अमेरिका से निकल के हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है, और ये $100 पे है, $100 पे, डॉलर पे है, रुपये पे नहीं है। अगर वो $100 हिंदुस्तान में लेके आया है तो पिछले 2 सालों में उसका $100 बढ़ के $127 हो गया है। लेकिन उसके अपने ही देश में, अमेरिका में, ये $100 से बढ़ के 158 हो गया, 158। अब आप देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, ईमानदारी से मेरी बात पे चिंतन कीजिएगा, आपको कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का इच्छा करती है जिस स्कीम ने पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है? ऐसा होता है कि नहीं? हर एक के मन में यही आता है। इसको हम रिसेंसी बायस कहते हैं। तो रिसेंसी बायस अमेरिकन का क्या है कि पिछले 1 डेढ़ 2 साल से अमेरिका के बाजारों ने हिंदुस्तान के बाजार के मुकाबले डॉलर टर्म्स में, रुपी टर्म्स में नहीं, आप जो कंपेयर करते हैं ना, वो रुपये और डॉलर को कंपेयर करते हैं, वो गलत है। आपको रुपए को डॉलर में बदलना है या डॉलर को रुपए में बदलना है, तब दोनों देशों के रिटर्न को कंपेयर करना है। तो अगर आप डॉलर टर्म्स में कंपेयर करते हैं, अमेरिका का रिटर्न पिछले 2 सालों में करीब करीब हिंदुस्तान के रिटर्न से दुगना है। इसलिए उसको इच्छा होती है कि अभी मैं पैसा अमेरिका में ही जमा करूं। सवाल ये नहीं है कि उसने क्या किया है, सवाल ये भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। दोस्तों, सवाल ये है कि आगे क्या होगा। दुनिया के एक महान हॉकी खिलाड़ी है, वेस्टिन गेट्जी करके उसका नाम है, कनाडा का खिलाड़ी है, आइस हॉकी खेलता है। आइस हॉकी का मैदान छोटा होता है अनुजा जी। वो जब रिटायर हो रहा था, दुनिया में उसके जैसा जैसा आइस हॉकी कोई नहीं खेलता था उसके जमाने में। जब वो रिटायर हो रहा था तो उससे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि अब आप रिटायर हो रहे हैं, हमें मंत्र तो बताओ, आप इतना अच्छा आइस हॉकी कैसे खेलते हैं? तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, और वो कहते हैं कि मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूं कि मैदान में गेंद कहाँ है, मैं इस बात का आकलन करता हूं कि गेंद कहाँ जा रही है। जिस बिल्कुल, इन्वेस्टिंग का मतलब ही यही होता है दोस्तों। इन्वेस्टिंग का मतलब दशा नहीं होता है अभी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब यह होना चाहिए अगले 6 महीने के बाद क्या होगा, अगला 1 साल के बाद क्या होगा। अभी जो हो रहा है इसका प्रभाव 1 साल के बाद क्या होगा। तो अमेरिका में अभी जो हो रहा है उसका प्रभाव 1 साल के बाद में क्या होगा। इसका आकलन अगर आपने कर लिया तो आप समझ जाएंगे कि निवेश में 2025 आपके लिए अवसर लेके आया है या 2025 आपके लिए चिंता लेके आया है। और बहुत विस्तार से हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम ये समझें कि विदेशी जा क्यों रहा है। अनुजा जी, एक बहुत खूबसूरत बात कहता हूं, ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं ज्यादातर लोगों से मिलता हूं, वो इस बात की चिंता करते हैं कि विदेशी जा रहे हैं। आप जानते हैं मैं किस बात की चिंता करता हूं? मैं इस बात की चिंता करता हूं कि अगर वो दिन आ गया कि जब वो वापिस आने लगेगा तो क्या होगा। क्योंकि पहली बार एक घटना घटेगी अनुजा जी, और वो क्या है कि जब विदेशी वापस हिंदुस्तान आएगा
हिंदुस्तानियों की इच्छा तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की लगातार बढ़ रही है। प्रमाण यह है कि आपके पास नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नेट सेल्स है और एसआईपी की सेल हर महीने बढ़ रही है। हिंदुस्तानी खरीदना चाहता है, विदेशी बेच रहा है। अगर विदेशी भी खरीदने लगेगा तो ये बाजार आपके हाथ में नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई मैसेज? जिस दिन विदेशी ने यहां पर आके खरीदना शुरू कर दिया ना, फिर वो जो भाव आपको नजर आएंगे ना, उस भाव पे आप खरीद नहीं पाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा इस बात पे गौर कीजिएगा कि अगर आप इस बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो उनके आने से पहले आपको वो निवेश कर लेना है या उनके आने का इंतजार करना है। उनके आने का इंतजार करेंगे तो आपका जो अपेक्षित रिटर्न है वो कम हो जाएगा। रीजन नंबर एक उनके जाने का। अब हम समझते हैं रीजन नंबर दो। दोस्तों रीजन नंबर दो, और देखिए वो कितने गए हैं आपके सामने हैं। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। पिछले 2 साल के अंदर उन्होंने करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान से निकाल लिए हैं। लेकिन आपने और मैंने मिलके म्यूचुअल फंड्स के जरिए 7 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं। ये म्यूचुअल फंड्स के पैसे बता रहा हूं मैं आपको। आपने जो डायरेक्ट इन्वेस्ट किया होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो विदेशियों ने अगर 3 लाख करोड़ निकाला है तो हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 2 सालों के अंदर 7 लाख करोड़ जमा भी किया है। यही वो बात है जो आपको समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तानी खरीदना चाहता है। जिस दिन वो खरीदना चाहेगा तो बाजार में क्या होगा, इसी बात का तो आपको आकलन करना है। घबराने की जरूरत नहीं कि वो निकल रहा है। इस बात पे मनन करने की जरूरत है कि वो कब आएगा, और आएगा तब क्या होगा। और वो कब आएगा और क्यों आएगा, ये स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वो कौन सी स्थितियां निर्मित होंगी जब वो आएगा, और उस पर हमें बहुत विस्तार से बात करने की जरूरत है। दूसरा कारण, और ये ट्रंप के आने के बाद हुआ है। अनुजा जी इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। इसमें जो रेड कर्व आपको नजर आ रही है, ये है अमेरिका के फेडरल रिजर्व का रेपो रेट। वो रेपो रेट नहीं बोलते हैं, वो फेड रेट बोलते हैं। अब आप आखिर में आइए, आखिर के 3 महीनों में आइए। आखिर के 3 महीनों में आप क्या देख रही हैं कि फेडरल रिजर्व ने वहां 3 बार ब्याज दरें कम की हैं। अब एक सीधी सी बात आपको मैं बताता हूं, जब भी ब्याज दरें कम करता है सेंट्रल बैंक, हमारे देश में आरबीआई, उनके यहां पे फेडरल रिजर्व, तो बाजार की ब्याज दरें कम हो जाती हैं। लेकिन अमेरिका की ब्याज दरें, आप ब्लैक कर्व को देखिए, वो पिछले 3 महीने में कम होने की जगह बढ़ गई। बस ये हमें बात समझने की जरूरत है। अब ये क्यों बढ़ गई, इसके बढ़ने के 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि अमेरिका के अंदर अभी 7% घाटे का बजट चल रहा है। अमेरिका का सरकार अगर 100 रुपए की उनकी टैक्स रेवेन्यू है, तो अमेरिका की सरकार 107 रुपए खर्च करती है। ऐसे में ट्रंप ने एक वादा किया है, और ट्रंप ने वादा किया है अपने देश के व्यापारियों से कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बनूंगा, आपका जो कॉरपोरेट टैक्स है वो मैं 21 रुपए से कम करके 15 रुपए कर दूंगा। 21% से कम करके 15% कर लूंगा। अभी इस वक्त अमेरिका के सरकार का खर्चा 107 रुपया है, कमाई 100 रुपया है। अगर वो 6 रुपए कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देंगे तो ये गैप जो 7 रुपए का घाटा है, ये बढ़ के 13 रुपए हो जाएगा। बाजार को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये 13 रुपए का घाटा वो कहां से पूरा करेंगे। क्या वो 13 रुपए का घाटा ग्राहक पे टैक्स लगा के बढ़ाएंगे? तो ग्राहक पे टैक्स लगाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। क्या वो ये 13 रुपए का घाटा नया उधार लेके पूरा करेंगे? नया उधार लेंगे तो ब्याज दर बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने से भी ब्याज दर बढ़ती है, और सरकार के ज्यादा बोरो करने से भी ब्याज दरें बढ़ती है। इसलिए अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आपने देखा है कि रुपया कमजोर होता है डॉलर के सामने। हिंदुस्तान का रुपया पिछले 1 साल में 4% के आसपास कमजोर हुआ है। हिंदुस्तान का अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको 1 साल का 6.7% का ब्याज मिलता है। अमेरिका का अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको 4.7% का ब्याज मिलता है। 4% से रुपया कमजोर होता है। अगर आप रुपए में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो अमेरिका वाला इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा तो 1.5% कमाएगा, लेकिन अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा तो 0.5% कमाएगा। इसलिए वो इंडिया से पैसा निकाल रहा है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। राइट? तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिस दिन अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स गिरना शुरू होंगी, देखिए ब्याज दरें तो गिरना शुरू हो गई है। दो ब्याज दरें होती हैं, एक एक ब्याज दर जो सेंट्रल बैंक तय करता है, एक ब्याज दर जो बाजार तय करता है। जो सेंट्रल बैंक तय करता है उसको हम फेड रेट कहते हैं, या रेपो रेट कहते हैं, या डिस्काउंट रेट कहते हैं। जो ब्याज दर
बाजार तय करता है, बॉन्ड बाजार तय करता है, उसको बॉन्ड यील्ड कहते हैं। तो अमेरिका में आधा काम तो हो गया है। आधा काम क्या हुआ है कि वहां ब्याज दरें कम होना शुरू हो गई हैं। जिस दिन बॉन्ड यील्ड कम होना शुरू हो जाएगी, विदेशी आपके यहां से जाना रुक जाएगा। जब ज्यादा कम हो जाएंगी, 4% के नीचे आ जाएंगी, वो वापस आपके देश में आना शुरू हो जाएगा। एक इन्वेस्टर के रूप में आप इस चीज के ऊपर नजर रख सकते हैं। अब दूसरा कारण, तीसरा कारण, दो कारण मैंने आपको बताए, अब तीसरा कारण। ये तीसरा कारण ध्यान से देखिए। न केवल अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी हैं पिछले 3 महीने में ट्रंप के जीतने के बाद, पिछले 3 महीने में डॉलर जो 100 के आसपास था वो 109 हो गया है। अब डॉलर जब भी महंगा होता है दोस्तों, हम सभी तकलीफ में आते हैं, क्योंकि हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाता है, और इंपोर्ट महंगा होने से हमारा तेल महंगा हो सकता है, इंपोर्ट महंगा हो सकता है, और उनके महंगे होने से हमें डॉलर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और जब हम डॉलर ज़्यादा खर्च करते हैं तो हमारा व्यापारिक घाटा बढ़ने लगता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब व्यापारिक घाटा बढ़ता है तो जो एमर्जिंग मार्केट्स है, जिसको आप तीसरी दुनिया कहते हैं, जिसको आप उभरती दुनिया कहते हैं, वो कमजोरी में आ जाते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा 1991 में हुआ था, हिंदुस्तान में ऐसा 2012 और 13 में हुआ था। लेकिन अभी क्या हिंदुस्तान की ऐसी हालत है? बिल्कुल नहीं, मैं आगे आके आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी डॉलर का महंगा होना हमारे लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। तो अमेरिका के पास तीन चीजें हैं। वहां का इक्विटी बाजार हमारे से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, वहां बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, और डॉलर मजबूत हो रहा है। तीनों ही चीजें अमेरिकन इन्वेस्टर को ये कहती है, हाल फिलहाल के लिए तुम्हें अमेरिका में रहना ही ज्यादा फायदेमंद है। अब सवाल खड़ा होता है कि डॉलर वापस स्थिर कब होगा, डॉलर वापस अपने वास्तविक वैल्यू पर कब आएगा, ये 109 से गिर के वापस 103 102 की तरफ कब जाएगा, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स कब कम होना शुरू होंगी। इस पे हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, ये होगा या नहीं होगा। अभी सिर्फ आपको ये बताता हूं, ये जरूर होगा। सूनर देन लेटर होगा, बाद में होगा, उसके पहले हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका के अंदर जो फैसले ट्रंप साहब कर रहे हैं, उस फैसले की वजह से वहां की इकोनॉमी के अंदर भारी ब्याज दरों की गिरावट करने की जरूरत पड़ेगी, और उस जरूरत के समय में ये होगा। लेकिन ये 20 तारीख के बाद हमें पता चलेगा कि वो किस तरह का ऐलान करते हैं और किस तरह का फैसला करते हैं। आगे चलते हैं। अब हम हिंदुस्तान के बाजार की बात करते हैं। हिंदुस्तान के बाजार में एक और समस्या है। अभी तक मैंने आपको बाहरी समस्या की बात की, अब मैं आपको इंटरनल समस्या की बात करता हूं। और इस इंटरनल समस्या को ध्यान से देखिएगा। ये आप इसमें रेड कर्व जो देख रहे हैं, ये जो लाल आपको कर्व नजर आ रही है, ये निफ्टी की 50 कंपनियों का मुनाफा बढ़ने की रफ्तार है, अर्निंग बढ़ने की रफ्तार है। आप देखिए पिछले 4 सालों से ये लगातार बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लगातार लाल कर्व ऊपर जा रही है। लेकिन पिछले 3 महीने से ये जो जो मैंने गोल किया हुआ है, आप देखिए फ्लैट हो गई है। ये फ्लैट हो गई है। अचानक से ये देखा गया है कि हिंदुस्तान के बड़ी कंपनियों के मुनाफे और बड़ी कंपनियों का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि ये खबर आप सुन रहे होंगे। टीवी में इसके बारे में चर्चा होती है, अखबार के अंदर आप इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये क्यों हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये कब तक होता रहेगा। तो मैं दोनों बातें आपके साथ करूंगा, ये क्यों हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात भी मैं आपको बताता हूं कि जब भी इस तरह की स्थिति निर्मित होती है कि मुनाफे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपका एक दूसरी चीज जहां से हमने शुरुआत की थी, पीई वैल्यूएशन, आपका सेंटिमेंट खराब होता है। और सेंटिमेंट खराब होने से अब आप वो भाव देने के लिए तैयार नहीं हैं अर्निंग्स को, जो भाव आप पहले देना चाहते थे। तो आपका सेंटिमेंट जो 25 के आसपास हुआ करता था, वो गिर के 21 के आसपास आ गया है। 4 पॉइंट से निफ्टी सस्ता हो गया है। और यहां मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इक्विटी इन्वेस्टर जो होता है ना, वो हमेशा कमजोर क्षणों में खरीदता है। बहुत जरूरी है। अनुजा जी, मैं यहां पर रुकूंगा और आपसे एक थोड़ी अजीब सी बात करूंगा। और ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। ये नींव का पत्थर है, और नींव का पत्थर दिखता नहीं है। आप जब कभी अपने किसी साथी के, किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार के गृह प्रवेश में जाते हैं, तो आप उनका फ्लैट देखते हैं, उनका बंगला देखते हैं, उनका फर्नीचर देखते हैं, उनके बाथरूम की जी। फिटिंग्स देखते हैं।
के पर्दे देखते हैं, उनके रंग देखते हैं, घर कितना सुंदर दिखता है देखते हैं, पर क्या आप कभी देखते हैं कि नींव कितनी मजबूत और गहरी है? कभी नहीं देखते हैं, क्योंकि नहीं। नींव ही नहीं है। वो घर कितना मजबूत है वो केवल नींव पर निर्भर करता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो नींव नहीं देखता है, और मैं उस नींव की बात करूंगा। मेरा सवाल सुनिएगा अनुजा जी, और तुरंत जवाब दीजिएगा। आप तो इन्वेस्टर से डील करती हैं, इतने आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं। जब बाजार गिरता है तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुश होते हैं कि चिंता में पड़ जाते हैं? बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं, मैं खुद चिंता में पड़ गई हूँ। आप चिंता में पड़ जाते हैं। देखिए, चलिए एक कल्पना करते हैं, और कल्पना ये करते हैं कि क्योंकि बाजार गिरने से आपको चिंता होती है, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, मैंने एसआईपी शुरू कर दी है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब ये बाजार नहीं गिरे, ये बाजार गिरना नहीं चाहिए। और ईश्वर आपकी बात सुनता है, और आपके निवेश करने के बाद बाजार गिरता नहीं है, बढ़ता ही रहता है, तो बताइए क्या होगा? इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव समाज पर क्या होगा, बताइए। आप तो खुश रहेंगी क्योंकि आपके जी। इन्वेस्टमेंट के बाद बाजार लगातार बढ़ रहा है, पर इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा, ये बताइए। बहुत मैं ज्यादा आप प्राइस बढ़ता जाएगा। मैं अब एक इशारा करता हूं मैं आपको। अभी एक हाउसिंग लोन देने वाली कंपनी का आईपीओ आया था। आप जानते हैं उस आईपीओ में कितने लोगों ने पैसा लगाया? 90 लाख लोगों ने, एक आईपीओ में। 90 लाख, 1 करोड़ के आसपास। इतने हिंदुस्तानी। आज से 5 साल पहले तो 1 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के बाजार में नहीं होते थे। एक कंपनी में इतना पैसा लगाते हैं, और 3 दिनों में ये 90 लाख लोग 3.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। 3.25 लाख करोड़ रुपए का। आप जानते हैं इतने लोगों ने पैसा क्यों लगाया? क्योंकि उनके मन में एक विश्वास था। वो विश्वास क्या था? कि ये आईपीओ का भाव ऊपर ही खुलेगा। जी। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि पिछले 2 साल से जितने आईपीओ आ रहे थे सब ऊपर खुलते थे। सब ऊपर आ रहे मेरी थे। बात जी। मेरी बात ध्यान मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये चार्ल्स डार्विन ने सिखाया है। हम लोग शहर में रहते हैं, शहर में संस्कृति होती है। संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि कमजोर की रक्षा करो, कमजोर से सहानुभूति रखो, कमजोर की मदद करो। हम कमजोर की हेल्प करते हैं, ये संस्कृति है। लेकिन आप शहर छोड़ के जंगल जाएंगे ना, वहां संस्कृति नहीं होती है। जानवर संस्कृति में नहीं रहता है, जानवर प्रकृति में रहता है। और प्रकृति में आप सरवाइव करते हैं, और प्रकृति में वो सरवाइव करता है जो मजबूत होता है। प्रकृति कमजोर से घृणा करती है, संस्कृति कमजोर की रक्षा करती है, प्रकृति कमजोर का विनाश करती है। जंगल को कमजोर पसंद नहीं आता है, और जब जंगल कमजोर बढ़ने लगता है ना, तो जंगल का विनाश होता है। तो जब बाजार लगातार बढ़ता है ना अनुजा जी, जो लोग बाजार से घबराते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सोच के कि ये बाजार लगातार बढ़ रहा है, और वो बाजार को कमजोर कर देते हैं। उन कमजोर लोगों को बाजार को निकालने की जरूरत है। जितने ज्यादा कमजोर लोग बाजार में आएंगे, उतना ज्यादा बाजार में बबल क्रिएट हो जाएगा। और आप जानती हैं बबल क्रिएट होने पर क्या होता है? 1989 में जापान में हुआ था, 1929 के अंदर अमेरिका में हुआ था। उसके बाद जो लोग ने ये बबल देखा है, उनकी जिंदगी में दोबारा बाजार बढ़ता नहीं है। 40 साल लगे अमेरिका के बाजार को वापस उस लेवल पे आने के लिए, 34 साल लगे जापान के बाजार को वापस उस लेवल पे आने के लिए। तो जो समझदार इन्वेस्टर होता है ना, वो हमेशा बाजार के गिरने पर खुश होता है। उसके दो फायदे होते हैं। पहला, उसको कम वैल्यूएशन पे चीज खरीदने का मौका मिलता है। दूसरा, बाजार से कमजोर खत्म हो जाते हैं, इसलिए बाजार दीर्घायु होता है। अगर बाजार जी। जिंदा रहना चाहता है, अगर बाजार बचे रहना चाहता है, तो वक्त वक्त पर बाजार में गिरावट आना बहुत जरूरी है। पूरी है। ये मुझे मुझे आश्चर्य होता है कि ये बात विस्तार से लोगों को क्यों नहीं बताई जाती है, लेकिन यही मर्म है जो हमें समझने की जरूरत है। और चार्ल्स डार्विन से अच्छा हमें कोई समझा नहीं सकता है। हमें सिर्फ ये चीज देखने की जरूरत है, यहाँ और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इस चार्ट में हमें सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है। ये जो कंपनियों का मुनाफा बढ़ना थोड़ा सा कम हो गया है, क्या ये आगे बढ़ेगा या ऐसा ही रहेगा? हमें ये बात समझनी है। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है और आगे क्यों बढ़ेगा, आइए इस बात को हम समझते हैं, और बहुत आसानी से समझते हैं। इसका पहला कारण समझ लीजिए, ये क्यों मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। अगर आप हिंदुस्तान के बॉन्ड बाजार में जाएंगे, बैंक में नहीं,
बॉन्ड बाजार में, जहां बाजार तय करता है कि ब्याज क्या होना चाहिए। अगर आप 3 महीने का सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको 6.76% का ब्याज मिलेगा। अगर आप 2 साल का सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको 6.8% का ब्याज मिलेगा। अगर आप 10 साल का सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको 6.88% का ब्याज मिलेगा। अनुजा जी, आप इस इंफॉर्मेशन में कुछ अजीब देख रही हैं क्या है? मैं बताता हूं, देखिए, बहुत मतलब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से हाँ। समझिए। आप एक स्कूटर लोन पे लेते हैं। वो स्कूटर लोन पे देने वाली कंपनी आपको लोन कैसे देती है? वो आपको 3 साल का लोन देती है, 5 साल का लोन देती है। आप जानते हैं उसके पास अपने जेब में पैसा नहीं होता है। वो जो व्यापारी होता है वो बाजार से उधार लेता है। और वो बाजार से 1 महीने का उधार लेता है, 2 महीने का उधार लेता है, 3 महीने का उधार लेता है। क्योंकि 1, 2, 3 महीने का उधार हमेशा उधार पे ब्याज कम होता है, और 5, 10 साल के उधार पे ब्याज ज्यादा होता है। तो वो 6 साल के ब्याज, 6% के ब्याज पे पैसा उठाता है, और 9% के ब्याज पे लोन देता है, और 3% की कमाई करता है। इस वक्त शॉर्ट टर्म, 3 महीना मतलब शॉर्ट टर्म, 10 साल मतलब लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ब्याज में अंतर ही नहीं है। ये आपको उधार लेके ब्याज व्यापार करने का मौका ही नहीं दे रहा है। आप ऐसे माहौल में व्यापार नहीं कर सकते हैं। हमेशा इसको बोलते हैं यील्ड कर्व। हमेशा किसी भी देश में जहां ग्रोथ हो रही होती है, 3 महीने का ब्याज कम होता है, 1 साल का ब्याज उससे ज्यादा होता है, 2 साल का ब्याज उससे ज्यादा होता है, 5 साल का ब्याज उससे ज्यादा होता है, 10 साल का ब्याज उससे ज्यादा होता है। हिंदुस्तान में पिछले 1 साल से लगातार यह ब्याज एक जैसा है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 2022 में आरबीआई को चिंता हुई थी कि रशिया ने जो यूक्रेन पे हमला किया है उससे बहुत महंगाई बढ़ेगी, और आरबीआई का पहला काम है महंगाई को काबू में रखना। और महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाती है। ये ब्याज दरें आरबीआई ने 2 साल पहले बढ़ाई थी, लेकिन अब तक वापस कम नहीं की हैं। इसको बोलते हैं बिहाइंड द कर्व। इस वक्त आरबीआई को ब्याज दरें कम करने की जरूरत है। इतने ज्यादा ब्याज रख, इस ब्याज में कम अंतर की वजह से व्यापारी को मौका नहीं मिल रहा है कि वो आपको ज्यादा पैसा लोन पे देने के लिए तत्परता से तैयार रहे। इससे लिक्विडिटी टाइट होती है, और जब लिक्विडिटी टाइट होती है तो अचानक से उधार लेना कम हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो आप उधार दे रहे हैं, ये जो ब्लू कर्व आपको नजर आ रही है, ये हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ उधार है। लेकिन पिछले 3 महीने से अचानक से उधार जो लोग ले रहे हैं वो कम होने लगा है। क्यों? क्योंकि व्यापारी उधार नहीं दे रहा है। व्यापारी क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसके पास मुनाफा कमाने का अवसर कम है। अवसर कम क्यों है? क्योंकि वो जिस उधार पे पैसा लेता है और वो जिस उधार पे पैसा देता है उसके बीच का अंतर कम हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। इसके लिए आपको 7 फरवरी को इंतजार करना पड़ेगा। अगर 7 फरवरी को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में आपको यह खबर आती है कि आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए नीतिगत परिवर्तन कर रहा है, आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सीआरआर और कम कर रहा है, आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म ब्याज दरों को कम करने की बात कर रहा है, आरबीआई रेपो रेट्स को कम करने की बात कर रहा है, आरबीआई क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहा है। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब यह है कि आरबीआई लंबी अवधि के बॉन्ड को खरीद रहा है, बेच रहा है, और छोटी अवधि के बॉन्ड को खरीद रहा है। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका मतलब है कि आरबीआई नया पैसा बाजार में छोड़ रहा है। 5 चीजें मैंने आपको बताई है। अगर 7 फरवरी की मीटिंग में इन 5 में से एक भी फैसला आरबीआई करती है तो ये 3 महीने का ब्याज कम होना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे कि व्यापारी के चेहरे पर रौनक लौटना शुरू हो जाएगी। दूसरी खबर आपको आएगी 1 फरवरी को सरकार की तरफ से। सरकार ने एक गलती की है जिससे सरकार बाहर नहीं निकाल पा रही है, और वो गलती क्या है? वो गलती है दोस्तों कि 2020 में जब कोविड आया था, लोगों की नौकरियां खत्म हो रही थी, वो काम पे नहीं जा पा रहे थे, मजदूरी नहीं मिल रही थी, तो सरकार ने लोगों की मदद की और उनको सहयोग दिया। गरीब लोगों को खाते में पैसा डाला, गरीब लोगों को अनाज दिया, 80-90 करोड़ लोगों को अनाज दिया।
लेकिन उसका उनको चुनाव में लाभ मिला। जब चुनाव में उनको लाभ मिला तो सरकार को लगा कि योजनाएं हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। कोविड की वो योजनाएं जो लोगों को मदद करने के लिए की गई थी वो अभी भी बंद नहीं की गई हैं, बदस्तूर जारी है। न केवल जारी है, हर नए राज्य के चुनाव में हर नया राज्य ज्यादा पैसे देने की योजनाएं बना रहा है। आपने लाडली बहना योजना, लाडली दीदी योजना, बहन योजना, न जाने कितनी योजनाएं, किसान योजनाएं, जितने राज्यों में चुनाव होते जा रहे हैं। अभी अभी दिल्ली ने वादा किया है कि 2100 रुपये हम प्रत्येक को देंगे। हम अंबेडकर योजना में विदेश पढ़ने मुफ्त में भेजेंगे। तो ये तमाम चीजें जो बढ़ रही हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इस अच्छी बात में सरकार का खर्चा बढ़ता है, और सरकार का खर्चा बढ़ने पर वो ज्यादा टैक्स लेने की कोशिश करती है, और जब वो ज्यादा टैक्स लेने की कोशिश करती है तो हमारा मूड खराब होता है। तो क्या सरकार को ये बात समझ में आ रही है? अनुजा जी, मेरा ये मानना है कि इस वक्त सरकार और आरबीआई की नीतियों का प्रभाव क्या हुआ है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट जो 7% के आसपास बढ़ रही थी, वो पिछले तिमाही में 5.4% बढ़ी है। और एनएसओ ने ये घोषणा की है कि इस साल हम 7% से ग्रो नहीं करेंगे, हम 6.4% से ग्रो करेंगे। मेरा अनुजा जी ये मानना है कि जब भी किसी व्यक्ति की ब्लड रिपोर्ट खराब आती है ना, वो मॉर्निंग वॉक शुरू कर देता है। वो मॉर्निंग वॉक कभी नहीं करता है, पर जैसे ही ब्लड रिपोर्ट खराब आती है वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है। जैसे ही डायबिटीज होती है वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है। हमारी सरकारें भी ऐसे ही काम करती है। जब भी रिपोर्ट खराब आती है जीडीपी की, वो सही नीतिगत फैसला करते हैं। मेरी ये उम्मीद है कि 1 तारीख के बजट में और 7 तारीख के आरबीआई के फैसले में बड़े अच्छे फैसले होने वाले हैं, और वो पुनः हमारी इकोनॉमी को पटरी। ये जो घटनाएं मैं आपसे बता रहा हूं ना, ये स्ट्रक्चरल नहीं है। स्ट्रक्चरल नहीं है मतलब ये है कि ये समस्याएं लंबी अवधि तक नहीं चलती है। इकोनॉमी में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है साइक्लिकल, एक होती है स्ट्रक्चरल। अगर स्ट्रक्चरल समस्या है तो वो लंबी चलने वाली है, वो चिंता वाली है। अगर साइक्लिकल समस्या है, वो लंबी चलने वाली नहीं है, वो सरकार के एक फैसले से झटके में दूर हो जाती है। तो इस वक्त हिंदुस्तान में जो क्रेडिट ग्रोथ कम हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर जो अर्निंग ग्रोथ कम हुई है, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो कम हुई है, उसका कारण केवल वो दो हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और ये केवल फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से है, क्योंकि वो वक्त के साथ रफ्तार कायम नहीं कर पाए हैं। एक झटके में जैसे ही आरबीआई और सरकार नीतिगत फैसले लेगी, आप देखेंगे ये समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो इस समस्या का लाभ उठाना जरूरी है। मतलब इस समस्या की वजह से अगर बाजार में गिरावट आती है तो आपको दिल खोल के निवेश करना चाहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और यहां पर इस तस्वीर में आपको नजर आएगा, इन दो फैसलों की वजह से हमारा कंजप्शन थोड़ा कम हुआ है, और हमारा गवर्नमेंट का कंजप्शन थोड़ा कम हुआ है। ये दोनों ही आपको अगले महीने के बाद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज जो आप खबर रखेंगे वो ये है, क्या सरकार का खर्चा वापस बढ़ना शुरू होगा? बजट के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये काम भी हो गया तो आप देखेंगे बाजार में जो कुछ बची कुची निराशा है वो भी दूर हो जाएगी। हम एक्सपोर्ट के फ्रंट पे अच्छा कर रहे हैं, व्यापारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, व्यापारी भी अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। उस तरफ से हिंदुस्तान को कोई चिंता नहीं है। एक चीज है जो आप नजर रखिएगा बजट पे, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। पिछले 3 बजट से सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट लगातार कम कर रही है। अगर इस बजट में भी सरकार आपसे ये वादा करती है कि आने वाले समय में हम फिस्कल डेफिसिट को और कम करेंगे, ये बाजार के लिए एक बहुत अच्छी खबर बन के आएगी। डेफिसिट में एक और डेफिसिट होता है, इसको ध्यान से देखिए अनुजा जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूं, और इस बजट में आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि सरकार उधार लेती है और उस उधार पर ब्याज चुकाती है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कभी कभी क्या होता है कि सरकार इतना उधार ले लेती है कि उधार का ब्याज चुकाने के लिए भी उधार लेना पड़ता है। जब उधार का ब्याज चुकाने के लिए आप उधार लेते हैं, उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। ये कितनी अच्छी बात है इस तस्वीर में कि आपका प्राइमरी डेफिसिट लगातार खत्म हो रहा है। अगर इस बजट में ये 0.99% से गिर के 0.4%, 0.5%, 0.6% हो जाता है, जो आपको बजट आने के बाद ही मालूम चलेगा, तो आप देखेंगे बाजार इससे और ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा।
और आखिरी बात जो आपको बजट में देखनी है, क्या सरकार इसको करेगी, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सरकार देश निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए, ब्रिज निर्माण के लिए, पोर्ट निर्माण के लिए, एयरपोर्ट निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए कितना खर्च करती है। तो आप देखिए कि बजट, हर बजट के अंदर सरकार इस खर्चे को बढ़ा रही है। अगर इस बजट में भी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को खत्म करती है, तो ये बाजार के लिए एक और अच्छी खबर होगी। इसलिए 2025 की चिंताएं जो आपको अभी मिल रही हैं, वो केवल 1 महीने और रहने वाली है। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि अगर सरकार और आरबीआई मिलकर नीतिगत फैसले लेते हैं, तो आपके लिए पुनः अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। उसके पहले आप अपने निवेश की स्थिति को सुधार सकते हैं। अब मैं अच्छी खबर बताता हूं आपको। और ये अच्छी खबर है, दुनिया में इतना तनाव होने के बाद भी, ट्रंप की ये सारी बातें करने के बाद भी, जहां वो कह रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, ऐसी बातों के बाद भी तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तेल के दाम रेंज बाउंड है। हिंदुस्तान की सिर्फ एक ही कमजोरी है कि हम 80% तेल आयात करते हैं। अगर तेल महंगा होगा तो हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ती है और हमारा देश कम जीडीपी ग्रोथ रेट का सामना करता है। हिंदुस्तान के लिए सिर्फ एक ही है कि ईश्वर से हमें सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि तेल महंगा ना करे, और ईश्वर ने यह ध्यान रखा है। इतनी चिंता होने के बाद भी, इसराइल हमास, इसराइल ईरान का चिंता होने के बाद भी, रशिया यूक्रेन की चिंता होने के बाद भी, ट्रंप की चिंता होने के बाद भी तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। मैं इससे अच्छी खबर दोस्तों आपको नहीं दे सकता हूं। खबर नंबर 1। खबर नंबर 2, ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। अनुजा जी, इस तस्वीर को आप देखें। मैं चाहता हूं कि आप ही बताएं कि इस तस्वीर की सबसे खास बात आप क्या देख रही हैं, ताकि हमें पता लगे कि सभी लोग वक्त दें इस तस्वीर को। मेरी ये सबसे प्रिय तस्वीर है। ये आपको हिंदुस्तान की शक्ति इंडिया बताएगी। का जीडीपी ग्रोथ रेट दिखा रहा है 9.2%, तो ये काफी अच्छी चीज है। आप देखिए, हिंदुस्तान अकेला देश है कि, तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा। बाजार कहाँ जाएगा, इसके लिए आपको बाजार देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत है आपके परिवार के खर्चों के साथ क्या हो रहा है, आपके रिश्तेदारों के घर में खर्चा क्या हो रहा है, आपके पड़ोसियों के घर में खर्चा क्या हो रहा है। अगर आपका ये अनुभव है कि आपके घर के लोगों की खर्चा करने की इच्छा बढ़ रही है, आपके समाज में दूसरे लोगों को जिनको आप जानते हैं उनकी खर्चा करने की इच्छा बढ़ रही है, आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी भी खर्चा करने की इच्छा बढ़ रही है, हर कोई खर्चा करने के लिए तैयार है, और अगर कोई खर्चा नहीं कर सकता है तो उधार लेके खर्चा करने के लिए तैयार है, अगर आपको ऐसा वातावरण दिखाई देता है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात है, देखिए आप। कोरिलेशन ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट एंड इंडिया स्टॉक मार्केट इज सो रियल। इसके विपरीत चाइना आप देखिए, चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट हमसे कहीं ज्यादा है, 12% पिछले 20 साल की, लेकिन स्टॉक मार्केट ग्रोथ आप देखिए केवल 4.2% है। जी मैं जी। अनुजा जी एक बात कहता हूँ, हमेशा हर मीटिंग में एक बात कहता हूँ कि आने वाले 20 साल हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। इन 20 सालों में आप बहुत पैसा बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया में 4 डेवलपमेंट्स हुए हैं। और ये 4 डेवलपमेंट्स क्या हैं? ये 4 डेवलपमेंट्स है डेमोग्राफिक्स। पूरी दुनिया में बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में जवान बढ़ रहे हैं। बूढ़ों के साथ एक समस्या होती है कि वो खर्चना कम कर देते हैं, बचाना शुरू कर देते हैं। पूरा यूरोप मीडियन एज 50 साल के ऊपर है, जापान मीडियन एज 50 साल के ऊपर है, 55 साल के ऊपर है, चीन मीडियन एज 40 साल के ऊपर है, हिंदुस्तान की मीडियन एज 28 साल है। 28 साल, सोचिए आप। राइट। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त खर्चा बढ़ने की रफ्तार जो है, काम करने वाले लोगों की रफ्तार जो है, वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। दुनिया के जो 10 बड़े देश हैं, वहाँ केवल इंडिया है जहाँ पर काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, जो निर्भर लोग हैं वो कम हो रहे हैं। बाकी जितने भी 9 देश हैं हमारे साथ, जो 10 बड़े देशों में खड़े हैं, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो। अमेरिका को थोड़ा अलग रखते हैं क्योंकि अमेरिका में बाहर से लोग जाते रहते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो।
हर देश के अंदर काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं और नहीं काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। दुनिया में तनाव बहुत ज्यादा है। अमेरिका बहुत बड़ा राष्ट्र है, चीन भी बहुत बड़ा राष्ट्र है, ये दोनों में व्यापार नहीं करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं जब जंगल में दो हाथी दो बड़े में लड़ाई होती है तो छोटों को फायदा होता है। बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा हुआ। अगर चीन और अमेरिका के बीच में तनाव बरकरार रहता है तो इससे डी ग्लोबलाइजेशन होगा, इन दोनों देशों को नुकसान होगा, और इन दोनों देशों के नुकसान होने से तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे और हिंदुस्तान को फायदा होगा। जितना चीन से व्यापार अमेरिका का कम होगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन पे टैरिफ लगाते हैं तो समझ जाइए हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा और हिंदुस्तान की जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी। डिजिटलाइजेशन, दुनिया में बूढ़े लोग ज्यादा हैं, वो डिजिटल नहीं होना चाहते हैं। आपने गौर किया होगा, यंग लोग जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, बूढ़े लोग नहीं अपनाते हैं। तो आज भी यूरोप में डिजिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, लोग वहां अभी भी नकद पे काम कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में भी नकद में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो डिजिटल ग्रोथ हुई है वो दुनिया में कहीं नहीं हुई है, और इसने हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाया है। और आखिरी है डीकार्बनाइजेशन। पूरी दुनिया के अंदर ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने हैं। यूरोप अमेरिका के पास में कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा हैं। उन देशों में तनाव है कि हमें अल्टरनेट एनर्जी को इस्तेमाल करना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करना है। अगर दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ती है दोस्तों, आपको जान के ये खुशी होगी कि रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने की कीमत सबसे कम हिंदुस्तान में है। यूरोप में बहुत ज़्यादा है, यूएस में बहुत ज़्यादा है। तो अगर दुनिया ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेस को इस्तेमाल नहीं करके ग्रीन एनर्जी की तरफ जाती है तो तेल सस्ता हो जाएगा, जो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। और ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन वैसे ही इंडिया में दूसरे के मुकाबले सस्ता है, तो हमें वो फ़ायदा पहुंचाएगा। ये चार चीज़ें जो दुनिया को परेशान कर रही हैं, ये चार चीज़ें हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुंचा रही है। मैंने आपसे शॉर्ट टर्म बात की है, मैंने आपसे लॉन्ग टर्म बात की है। लॉन्ग टर्म हिंदुस्तान की ग्रोथ को कोई नुकसान नहीं है, हिंदुस्तान को इजाफा ही हो रहा है क्योंकि दुनिया को नुकसान हो रहा है। और आप सभी जानते हैं इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, किसी का नुकसान किसी का फायदा है। अगर दुनिया में इन चार चीजों की वजह से नुकसान हो रहा है तो इन्हीं चार चीजों की वजह से हिंदुस्तान को फायदा हो रहा है। शॉर्ट टर्म हिंदुस्तान के सामने समस्याएं हैं जो मैंने विस्तार से आपके सामने जिक्र किया है, पर वो समस्याएं केवल नीतिगत फैसले की वजह से है। वो जैसे ही आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी और सरकार की फिस्कल पॉलिसी में फैसले बदले जाएंगे, आप देखेंगे ये प्रभाव नदारद हो जाएंगे और पुनः आपकी ग्रोथ रेट्स लौट आएगी जो उसका पोटेंशियल है। सो दिस इज अनुजा जी फ्रॉम माय साइड। अगर कोई आपके सवाल हैं तो आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आपने मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू सो मच।